जिस बच्ची ने ये वैक्सीन लगवा ली है उसे सर्विकल कैंसर नहीं होगा। ऑलमोस्ट मोर देन 95% चांसेस हैं, 95-96% चांसेस हैं कि सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। और किसी को खुदा ना खास्ता सर्विकल कैंसर अगर हो गया है और उसके बाद उसको ये वैक्सीन दी फिर जाती तो है, वैक्सीन का फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि अब तो कैंसर हो गया। आपकी इन बातों से तो लोग खौफजदा होंगे। अब सबको नहीं होगा ना। देखें, अगर 1000 मरीज़ को लगा है, उसमें से 1-2 लोगों को बुखार या बॉडी एक्स हो सकती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, जिनकी इम्यूनिटी लेवल कम होते हैं, उन लोगों में ये ज़्यादा होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। आज बड़े ख़ास टॉपिक पे हम बात करेंगे और वो है सर्विकल कैंसर। ये वो कैंसर है जिससे ख़वातीन जो हैं वो तीसरी कॉमन कैंसर डिज़ीज़ है जो कि ख़वातीन में मुंतकिल होती है और इससे ख़वातीन की मौत भी वाक़ होती है। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में तकरीबन 5000 ख़वातीन हर साल इस सर्विकल कैंसर में मुब्तला होती हैं, जिनमें से 3000 ख़वातीन ऐसी हैं जो कि जाँ बहक हो जाती हैं। पूरी दुनिया में इसकी वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में अभी ये एक ड्राइव शुरू हुई है, एक मुहिम शुरू हुई है जिसमें 9 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक की बच्चियों में अगर ये वैक्सीन लगाई जाए तो वो इस तरह के कैंसर से बच सकती हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान सा बरपा है। लोग सोच रहे हैं ये लगवानी चाहिए, ये नहीं लगवानी चाहिए। पेरेंट्स ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उनकी परेशानी दूर करने के लिए आज हमें इस पॉडकास्ट में जॉइन कर लिया है डॉक्टर फ़रिया शेख साहिबा, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो थोड़ा-सा आप ब्रीफ़ करें, ये सर्विकल कैंसर होता क्या है? ये किन-किन ख़वातीन में इसकी अलामात आती हैं? और उसके बाद फिर हम वैक्सीन से मुताल्लिक आपसे मज़ीद पूछेंगे। अच्छा, बेसिकली सर्वाइकल कैंसर जो है, ये अगर हम आसान अल्फाज में बात करें तो बच्चेदानी के मुंह को कैंसर को बोलते हैं। तो बेसिकली जो कह लें कि फीमेल जेनिटल ऑर्गन और यूट्रस के दरमियान का जो रास्ता है वो सर्विक्स होता है और वो सर्वाइकल कैंसर वो होता है। जो जहाँ तक बात है कि किन लोगों को होता है, तो जो लोग मतलब हाई रिस्क सेक्सुअल, जिनका कह लें कि ट्रांसमिशन है इसकी, तो अब मतलब बहुत सारी जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कि हम क्यों लगाएं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे वो है, तो वो देखें, वो तो एक, अगर यहाँ पे उस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं है तो वाई जो हम 5000 खवातीन यहाँ पे देखते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि उनके कोई ये इश्यूज हैं कि वो ठीक नहीं है या उस तरह से हैं, लेकिन व्हाट सो एवर द रीज़न वी सी दीज पेशेंट्स एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट दीज पेशेंट्स। दैट इज़ वाई वो जो ये कह लें कि हाई रिस्क सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं या उसकी वजह सेक्शुअली ट्रांसमिटेड वायरस बेसिकली इसको बोला जाता है। तो जो मेन कंट्रोवर्सी है इस वैक्सीन की वो उसको लेकर ज़्यादा है कि क्यों हम उसकी तरफ जाएं, जब हम मतलब हम ठीक हैं तो हम क्यों उसकी तरफ जाएं। लेकिन हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, मेल्स में भी ये वायरस जो है वो कैंसर का बायस बनता है। तो सिंस चूंकि ड्राइव फीमेल्स की शुरू हुई है तो इस वजह से वो बात फीमेल्स की हो रही है, लेकिन दुनिया भर में ये वैक्सीन लड़कों को भी लगाई जाती है। ये तो कैंसर ये लड़कों को भी हो सकता है? सर्वाइकल कैंसर नहीं, लेकिन एचपीवी वायरस मेल्स में भी मेल जेनिटल ऑर्गन्स मुंह के कैंसर का रीज़न होता है। तो ये वैक्सीन दुनिया भर में लड़कों को भी लगाई जा रही है, तो सिर्फ फीमेल्स के लिए ये वैक्सीन नहीं है। एक तो इस मिसकॉन्सेप्शन को दूर करने की ठीक। ज़रूरत है। तो दूसरा ये कि बेसिकली इसके जो अलामात हैं वो एबनॉर्मल ब्लीडिंग है, यानी कि दाग लगना, खून आना, डिस्चार्ज होना, पेन होना। और फिर अगर ये फैल जाए तो ऑब्वियसली कोई भी कैंसर जब फैल जाता है एक हद से ज़्यादा, अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चला जाता है, तो वो मौत का सबब वाक़या हो सकता है। तो उसके चूँकि बाकी कैंसर्स की तो जेनेटिक चेंजेस की वजह से वो बनते हैं, लेकिन ये कैंसर चूँकि कैटेगोरिकली किसी वायरस की वजह से बन रहा है, उस वायरस को आप ट्रीट कर सकते हैं। तो इस वजह से जो इसकी वैक्सीन देना इसलिए या लेना इसलिए ज़रूरी है कि एक चीज़ जो कि पोटेंशियली क्योरेबल और अवॉइडेबल है, तो आप उसको लेके कम से कम उस एक कैंसर से तो बच सकते हैं। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है एचपीवी वैक्सीन का है वो ये है कि एचपीवी वायरस चूंकि उस जगह पर जाके कॉलोनाइज होता है और उस कॉलोनाइजेशन की वजह से जब वो इन्फेक्शन सालों तक वहाँ पे परसिस्ट करता है तो लॉन्ग टर्म वहाँ पे एक सोजिश बनती है और ठीक। उस सोजिश की वजह से वो कैंसर होता है। तो अगर आप उस इन्फेक्शन को होने ही नहीं देंगे तो वो वहाँ पे वो जो सोजिश उसने करनी है और उसने लॉन्ग टर्म जाके कैंसर में तब्दील होना है उस जगह पर, तो आप उस इन्फेक्शन से उस पेशेंट को, या कह लें कि पेशेंट तो वो नहीं होगा ऑब्वियसली जब जी। उसको इन्फेक्शन ही नहीं होगा,
तो आप उस इंसान को बचा लेंगे उस वायरस से, और जिसकी वजह से वो कैंसर जैसे मूजी मर्ज से बच सकता जिस है। बच्ची ने ये वैक्सीन लगवा ली है उसे सर्विकल कैंसर नहीं होगा। ऑलमोस्ट मोर देन 95% चांसेस हैं, 95-96% चांसेस हैं कि सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा, क्योंकि एचपीवी की बहुत सारी आगे से वेरिएंट्स हैं। राइट। जो मोस्ट कॉमन और जिनकी वजह से कैंसर होता है वो 16 और 18 दो उसकी वैरायटीज़ हैं। और ये जो मतलब हम वैक्सीन जिसकी बात कर रहे हैं ये मोस्टली उसी वैक्सीन के अगेंस्ट प्रिवेंशन देती है। तो उसकी वजह से कह लें कि अगर मोर देन 95-96% चांसेस हैं कि इस वैक्सीन को देने से आप कैंसर से बच जाएंगे, तो ऑब्वियसली मतलब मैं तो कहूँगी कि वो ज़रूर लेनी चाहिए। अच्छा, इसकी जो एज ब्रैकेट है वो है 9 से 14 साल के दरमियान, अभी जो करंटली ड्राइव शुरू जी हुई है। बिल्कुल। क्या इसके बाद वाली ख़वातीन इससे महफूज हैं जिनकी नहीं एज नहीं 20 है, 26 है, 45 है, 35 है? इस ये उससे 9 से 45 इयर्स तक के लिए इसकी रिकमेंडेशंस हैं। ओके। लेकिन ये कि जो हाई रिस्क कह लें कि जिनको आप सबसे ज़्यादा बचा सकते हैं वो हैं जिनमें अभी वो अलामात नहीं आई। अलामात नहीं, बेसिकली आपने वायरस लगने से पहले ही वैक्सीन देनी है। देखें, जब आप बाकी ईपीआई की जो वैक्सीन हैं वो बचपन में क्यों दी जाती हैं? इसीलिए दी जाती हैं कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, जब भी एक्सपोजर होगा आप उसको बचा लेंगे। तो इसी तरह से ये आपने एक्सपोजर से पहले वैक्सीन जितना जल्दी देंगे उतनी इफेक्टिव होगी। ठीक। तो इस वजह से वो समझ लें कि सेक्सुअल कांटेक्ट से पहले वाली जो एज है उसी एज में आप उसे दे देंगे तो वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। बेसिकली तो आप रूट ऑफ ट्रांसमिशन से पहले ही आप उसको दे रहे हैं ना, जब ट्रांसमिशन का रिस्क जिस एज से स्टार्ट होगा उससे पहले ही आप उसको दे रहे हैं, और जितनी जल्दी देंगे उतना इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा एक्टिवेट होगा। तो लेकिन बाद में भी लोग ले सकते हैं, उसमें ये नहीं है, लेकिन ये कि वो जितना हम जो कह लें कि उससे सक्सेस लेना चाहते हैं, वो जैसे जैसे एज बढ़ती है वो सक्सेस उतनी उसकी नहीं होती, इसलिए यंगर एज में देना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और किसी को खुदा ना खास्ता सर्विकल कैंसर अगर हो गया है हुँ, हुँ। और उसके बाद उसको ये वैक्सीन दी फिर तो जाती है। वैक्सीन का फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि अब तो कैंसर हो गया, जो वायरस ने नुकसान करना था, तो फिर तो उस कैंसर का उस वैक्सीन का फ़ायदा नहीं है। फिर तो आप कैंसर की ट्रीटमेंट करेंगे, फिर आप वायरस की ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि अभी आप कैंसर की ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, आप वायरस से बॉडी को बचा रहे हैं। राइट। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि पेरेंट्स बड़े परेशान हैं, स्कूल में बच्चियों को भेज नहीं रहे और जो बच्चियाँ हैं वो भी खौफज़दा हैं। आपको बिल्कुल पता है ऐसे ही। ये एज भी इस 9 से 14 साल की छोटी बच्चियाँ होती बिल्कुल हैं। ऐसे ही। तो स्कूल वाले भी परेशान हैं, पेरेंट्स भी परेशान हैं, बच्चियाँ भी परेशान हैं। तो इनकी परेशानी जो है वो किस हद तक ख़त्म की जा अच्छा, सकती है? इसमें देखें काफ़ी सारी मिथ्स इस तरह से हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो जो फ़ोन मैसेजेस हैं कि टीचर्स मना कर रहे हैं। तो टीचर्स भी तो कॉमन लोग हैं, उनका कोई मेडिकल बैकग्राउंड या कोई नॉलेज नहीं है। इसलिए टीचर्स की बात पे तो मुझे नहीं लगता कि हमें बिलीव करना चाहिए, बिकॉज़ आप टीचर की बात पे उस टीचर की बात पे आप ज़रूर बिलीव करें जो मेडिकल बैकग्राउंड से है, या उसने बहुत रिसर्च की है, वो आपके हाथ में कोई ट्रायल डाटा कोई चीज़ लिटरेचर रख रहा है, तो फिर तो आप उस बंदे की बात पे यकीन करें। लेकिन एक जैसे टीचर ने भी मेरे से सुना, आपसे सुना, एक दूसरे की बातों से अगर बात कर रहे हैं, तो फिर आप उनकी बात पे कैसे बिलीव कर सकते हैं? तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरा जो मिथ्स हैं कि ये इसलिए दी जा रही है ताकि फीमेल्स को इनफर्टाइल कर दें और ये फर्टिलिटी पे उसका फ़र्क पड़ेगा और ये पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए है। तो ये वैक्सीन दुनिया भर में कोई मोर देन 140 कंट्रीज़ में दी जा रही है। जी। तो अब हर जगह पे तो आबादी कंट्रोल करने के लिए की उनको ज़रूरत नहीं है। वो लोग तो बल्कि नेगेटिव बर्थ रेट में जा रहे हैं। तो वो क्यों अपनी फीमेल्स को ये वैक्सीन देंगे कि उनकी फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट आए। अगर हम लॉजिकली सोचें कि मेडिकल नॉलेज को साइड पे रख के भी अगर आप लॉजिकली बात करें। दूसरा, कुछ जगहों पे है कि जी चक्कर आ गए हैं, बेहोश हो जाते हैं लोग। देखें, कोई भी दवाई आप देते हैं, हर दवाई का एक पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन आपने देखना है कि परसेंटेज कितनी है। ज़ाहिर है अगर कोई भी आप दवाई देते हैं, किसी भी आप इवन सिंगल सिंगल पैनाडोल भी दें, तो एलर्जिक रिएक्शन तो उससे भी हो सकता है। तो वो तो थ्योरेटिकली किसी भी दवाई या इंजेक्शन से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, लेकिन उसकी परसेंटेज कम होती है। तो आपने वो ज़हन में रखना होता है कि आप वो कितनी परसेंटेज कितने हज़ारों मरीज़ों को दी गई और उसमें से कितने 2-3 मरीज़ ऐसे थे कि जिनको उससे कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ। सब वैक्सीन्स के साथ कुछ परसेंटेज में लोगों को बुखार जैसे ख़ारिश या फ्लू लाइक फीचर्स हो सकते हैं, तो वो तो वैक्सीन्स के साथ एक
कह लें कि छोटी मोटी रूटीन का के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बच्चों आपकी को इन बातों वैक्सीन से आपकी इन बातों से तो लोग खौफ़ज़दा होंगे अब नहीं, कि होता है। खौफ़ज़दा होने वाली बात नहीं है ना, बच्चों को वैक्सीन लगती है तो 2-3 दिन के लिए बुखार होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है, ठीक हो जाता है। वो लॉन्ग टर्म तो साथ नहीं चलता। मतलब जो मिथ्स हैं बेसिकली वो यही वाले मिथ्स हैं ना, उनको इस सेंस में देखने की ज़रूरत है कि साइड इफ़ेक्ट तो हर दवाई के हैं, लेकिन आपने देखना है परसेंटेज कितनी है। अगर वो परसेंटेज बहुत कम है, तो दैट मीन्स कि आपने रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखना है। आपको एक तरफ ज़िंदगी की उम्मीद नज़र आ रही है, दूसरी तरफ एक शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट है कि जी हल्का-सा नज़ला ज़ुकाम, खाँसी तो नहीं मतलब बुखार, लो ग्रेड फ़ीवर अच्छा 2-3 दिन के लिए होगा। एचपीवी वैक्सीन की के साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्या बेसिकली? जो हर वैक्सीन का जो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। बुखार होगा? सबको नहीं होगा ना, देखें अगर 1000 मरीज़ को लगा है उसमें से 1-2 लोगों को बुखार या बॉडी एक्स हो सकती हैं, तो वो तो हर वैक्सीन का थ्योरेटिकल साइड इफ़ेक्ट है। मतलब ज़रूरी नहीं है मुझे लगेगा तो मुझे होगा ही होगा। वो तो एक थ्योरेटिकल साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं ना, तो इस इतनी परसेंटेज वाले साइड इफ़ेक्ट को तो हम कहते हैं कि दिस इज़ सेफ वैक्सीन टू बी गिवन। ठीक है, ठीक है? तो वो इसलिए आप से ये सेफ है। इसके साथ कोई फर्टिलिटी का कोई इश्यू एज़ सच नहीं कनेक्टेड है नहीं जो है। हमारे जो मिथ्स हैं। फिर ये फीमेल्स को ही क्यों दी जा रही है? क्योंकि अभी तो ये समझ लें कि पाकिस्तान में स्टार्ट हो रहा है। जब स्टार्ट होता है तो आप एक मैस लेवल पे तो सबको कवर भी नहीं कर हुँ, सकते। तो इसीलिए पहले इनिशियली फीमेल्स को दी जाती है, फिर उसके बाद मतलब शायद मार्केट में आ जाए कि आप बॉयज़ को भी दे दें या गवर्नमेंट ही इस लेवल तक पहुँच जाए, इतनी डोज़ेज़ आ जाएँ कि वो सबको दे दें। लेकिन ये मेल्स को भी दी जाती है। बताने का मकसद ये है कि ये सिर्फ़ फीमेल ओरिएंटेड वैक्सीन नहीं है। राइट। दुनिया भर में लोग मतलब अगर आप लोगों के रिलेटिव्स बाहर हैं, स्कूल्स में वो फॉर्म जैसे लड़कियों के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पे लड़कों के लिए भी आते हैं। तो वो वहाँ मतलब आप पेरेंट्स की विश है कि वो लगवाते हैं, नहीं लगवाते हैं, लेकिन ये सेफ़ है, दुनिया भर में दी जा रही है सिंस 2004-5 यूएस में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगहों पे ये वैक्सीन्स दी जा रही हैं। तो अगर वहाँ पर दी जा रही हैं, तो यहाँ पर हम उनसे समझ लें 20 साल पीछे हैं। मैं तो ये कहूँगी कि हम उनसे 20 साल पीछे हैं कि हम उस लेवल तक आज जा रहे हैं। फिर सेकंड एक और जो मिथ है कि ये फ्री दी जा रही है तो इसका मतलब है कोई ना कोई तो हुँ, मसला होगा। कोई लोचा होगा। तो बाकी वैक्सीन्स भी तो फ्री मिल रही हैं। वो हुँ, तो फिर ऑब्वियसली जो कुछ ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं जो फंड करती हैं, डब्ल्यूएचओ है, गावी है, बिल गेट्स की जो फाउंडेशन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई टारगेटेड हमें फ्री दे रहे हैं तो हम पे कोई ट्रायल कर रहे हैं। ट्रायल जिन पे होने थे वो ऑलरेडी होने के बाद ये मार्केट में वैक्सीन्स आई हैं। मतलब हम पे ट्रायल नहीं हो रहे, ट्रायल तो गोरों पे होके हमें ये वैक्सीन्स मिली। ठीक है। अच्छा ये बता दीजिए क्योंकि जो बच्चियाँ लगवाएँगी उनके ज़हन में ये सवाल है, उनके पेरेंट्स के ज़हन में सवाल है कि इस वैक्सीन को लगवाने के बाद क्या कुछ हो सकता है? मुमकिना साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? मुमकिन जैसे मैंने बताया कि हल्का-फुल्का बुखार, ठीक, बाजू में दर्द, ज़ाहिर है अगर इंजेक्शन लगता है तो बाजू में दर्द हो सकती है, 1-2 दिन के लिए बॉडी एक्स हो सकती हैं, जो कह लें कि ऑल्दो के वेरी रेयर, बट जो इस वैक्सीन के साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मोस्टली यही साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक। इसके अलावा कोई और नहीं है। हाँ, अगर किसी ये ज़रूर देख लें कि अगर किसी को पूरा बचपन में किसी के साथ किसी वैक्सीन से कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, तो वो फिर उनके लिए थोड़ा-सा देखने की ज़रूरत है कि इसका मतलब है कि वो बच्चा पहले से किसी वैक्सीन से अगर एलर्जिक था तो मे बी देयर आर चांसेस कि शायद इससे भी वो कोई अ, क्रॉस रिएक्टिविटी की वजह से एलर्जिक ना हो, लेकिन अदरवाइज़ सेफ़ वैक्सीन कह लें या सेफ़ मेडिकेशन है जो कि दी जा सकती है ठीक और है। दी जानी चाहिए। अच्छा ये भी लोगों के ज़हन में सवाल है कि इसकी कितनी डोज़ेज़ हैं? अच्छा, वैसे जो रिकमेंडेड डोजेज़ हैं वो 2 डोजेज़ हैं, लेकिन अभी रिसेंट कुछ ट्रायल्स पब्लिश हुए हैं कि 2 वर्सेस 1 डोज़ जो है वो मोर और लेस एक जैसी इफ़ेक्टिव है। तो सिंस पाकिस्तान में तो अभी हम पहली डोज़ पे ही लड़ रहे हैं, तो अगर किसी को दूसरी डोज़ का कहेंगे हुँ, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो इस वजह से अभी फ़िलहाल फर्स्ट डोज़ ही है, और चूँकि इसके ट्रायल्स हैं कि दोनों के रिस्पॉन्सेज़ और प्रोटेक्शन मोर और लेस इक्वल है, तो इस वजह से एक ही डोज़ दी जा रही है। ठीक है। अच्छा कुछ लोगों का ख़्याल है जैसे कि एक प्रेशर लोगों में नज़र आ रहा है कि वो काफ़ी प्रेशर में हैं कि बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, कि कहीं ज़बरदस्ती लगा ना दें, बच्चियाँ स्कूल नहीं जा रही, वो डरी हुई हैं और ऑब्वियसली इतने छोटा बच्चा या बच्ची जो है वो तो डरेगी इस चीज़ से। और हुकूमत की तरफ से ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने लगानी है 9 से 14 साल की और हुँ। फ्री लगनी है। आपका नहीं ख़्याल कि जो वैक्सीन है
वो लगवाना या ना लगवाना वो एक चॉइस होनी चाहिए, ना कि आप। नहीं, मेरे जहाँ तक मेरा मेरा नॉलेज है वो तो चॉइस ही है। स्कूल्स में फॉर्म्स दिए जा रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं, जो नोटिफिकेशंस हैं कि पेरेंट्स की परमिशन के बगैर आप वैक्सीन नहीं देंगे। तो वो इसलिए, ये तो पेरेंट्स की चॉइस है, वो देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। इसीलिए समझाना और ये कैंपेन्स जो चल रही हैं वो तो इसीलिए चल रही हैं कि लगवाएं, उसमें ज़बरदस्ती किसी पे नहीं है। बेसिकली तो हम अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ही लोगों को गाइड कर रहे हैं कि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। ठीक। ठीक है। लेकिन ये कि ज़बरदस्ती तो कहीं पे भी, कहीं गवर्नमेंट जो मेरी नॉलेज में है, कहीं पे किसी नोटिफिकेशन में ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती लगाएं, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती वाली चीज़ हो तो वो कंसेंट फॉर्म्स घरों में नहीं भेजें। इसलिए बाकायदा कंसेंट फॉर्म्स घरों में भेजे जा रहे हैं कि पेरेंट्स उनको साइन करें, इफ़ दे आर विलिंग, तो फिर ही वैक्सीन प्रोसीड होगी। तो ज़बरदस्ती वाली चीज़ तो नहीं है। लेकिन मैं अगर पर्सनल बात करूं तो हम इससे पहले जब पढ़ा करते थे और कॉन्फ्रेंसेस में जाया करते थे, और जब इवन पेशेंट्स मेरे लिए तो, मैं तो डेली बेसिस पे ऐसे पेशेंट्स देखती हूँ, तो हम सोचते थे कि वो भी दिन होगा जब पाकिस्तान में ये वैक्सीन अवेलेबल होगी। और अब पाकिस्तान में वैक्सीन अवेलेबल है तो अब एक नई बहस है। तो हम चूँकि 20 साल वैसे ही दुनिया से पीछे हैं, तो शायद मेरा ख़्याल है कि इंटेलेक्चुअली भी हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे अभी, ठीक। कि जिस इसकी वजह से कितने प्रॉब्लम्स आगे जाके हो सकते हैं अगर अच्छा, हम कुछ नहीं लेते। स्टैट्स जो हैं वो सामने आए हैं कि पाकिस्तान में अगर 1 लाख ख़वातीन के टेस्ट हुए हैं, तो उनमें से सिर्फ़ 5 ख़वातीन में ये सर्विकल कैंसर जो है वो डायग्नोज़ हुआ है। ये कोई इतनी ज़्यादा तादाद नहीं है, और कुछ लोगों का ये ख़्याल है कि इसके लिए कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है कि वैक्सीन शुरू कर ली जाए। आपकी क्या राय है इस पे? देखें, 1 लाख में से चलें 5 ख़वातीन कह लें, या हमारी पूरी पॉपुलेशन में 5,000 ख़वातीन कह लें कि साल में जिनकी डायग्नोसिस होती है। तो अगर आप उनकी मिज़री किसी एक की भी देख लें ना, तो आप सोचेंगे कि वो एक भी क्यों इस तकलीफ़ दे मर्ज़ में जाए। तो हुँ, वहाँ पे है, जब आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा, हुँ। आप उस वैक्सीन को लेके 100 में से 5 वाली या 1000 में से 5 वाली परसेंटेज से भी निकल रहे हैं। तो मेरा तो ख़्याल है कि दिस इज़ द बेस्ट बेट कि आप इस पे जाएँ। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि लाइफ़स्टाइल किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? कुछ लोगों के ज़हन में ये सवाल है कि क्या ऐसा तरीकाकार अपनाया जाए, लाइफ़स्टाइल में क्या ऐसी चेंजिंग्स लाई जाएँ कि वैक्सीन ना लगवानी पड़े, वैसे ही काम हो जाए? उसका तो बड़ा आसान है, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, क्योंकि मेन तो ट्रांसमिशन यही है। मैं फिर वही बात कहूँगी कि इसमें किसी के किरदार पे उंगली उठाने वाली बात नहीं है कि जिसको ये कैंसर होता है तो ये उसी वजह से ही हुआ होगा। लेकिन जो नोन कह लें कि इसके ट्रांसमिशन के रूट्स हैं वो यही हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, जिनकी इम्यूनिटी लेवल कम होते हैं, उन लोगों में ये ज़्यादा होता है। तो आप जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी है वो एक ही है, वैक्सीन, उसके अलावा कोई और उस तरह से चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ कि ये करें तो ये सर्वाइकल कैंसर से आप बच सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहिबा ये भी बताइए कि आपने यकीनन कुछ पेशेंट्स ऐसे देखे होंगे जो कि इस मरज़ में मुब्तला रहे हैं। सर्विकल कैंसर का जो पेशेंट खातून होती है, वो किन मराहिल से गुज़रती है? देखें, सबसे पहले तो मैंने बताया कि जैसे इनिशियल जो सिम्टम्स हैं वो पेन है, वो ब्लीडिंग है, और अनफॉर्चुनेटली ये एरिया वो है कि आपने बैठना भी इधर ही है। आप वो एक लोकल जो प्रेशर सिम्टम्स हैं, अगर आगे जाएगा तो आपकी जो मसाना है उसके ऊपर प्रेशर करेगा, यूरिनरी सिम्टम्स हैं। पीछे जाएगा तो बॉवल यानी कि पखाने वाला जो रास्ता है, वो रेक्टम पे उसका प्रेशर आएगा। कनेक्शन हो गया तो वो वहाँ पे फिस्टुला बन जाएगा। फिर इस जगह की जो पेन है वो बहुत सीवियर होती है, उठना बैठना भी बहुत मुश्किल होता है। ये तो लोकल सिम्टम्स हैं। अगर अपनी जगह छोड़ के ऊपर कहीं चला गया, ब्रेन में चला गया, लंग्स में चला गया, वो फिर उस ऑर्गन के रिलेटेड सिम्टम्स हैं। तो जैसे हर कैंसर के फैलने पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह की जिस जगह पे वो जाएगा उस जगह के अकॉर्डिंगली वो सिम्टम्स करेगा। तो काफ़ी तकलीफ़ से वो फीमेल्स गुज़रती हैं। और अगर मैं मेल्स की बात करूँ या कहूँ कि जो एचपीवी रिलेटेड ओरल कैंसर्स हैं, तो एक्सप्लेन करना मुश्किल है। जो हम देखते हैं वो बहुत तकलीफ़ में वो मरीज़ होते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहिबा ये भी बताइएगा कि खुदा ना ख़ास्ता किसी को सर्विकल कैंसर अगर है, इलाज कितना महँगा है इसका? क्योंकि अभी देखें, तो हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं ना कि वैक्सीन
एक तो चलें ठीक है, मैंने कहीं सुना है कि 10,000 रुपए की वो एक डोज़ है, जो कि गवर्नमेंट मुफ़्त लगा रही है। लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन अगर खुदा न ख़ास्ता किसी को हो जाए और उसको इलाज करवाना पड़े, कितना खर्चा है? देखें, इसके इलाज का एक पार्ट नहीं है, इसके इलाज में सर्जरी है, इसके इलाज में कीमोथेरेपी है, इसके इलाज में रेडिएशन है, तो हर स्टेप की एक अलग से कॉस्ट है। सर्जरी है तो ऑब्वियसली अगर मेजर सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, अगर आप जल्दी स्टेज पे पहुंच जाते हैं फिर तो छोटा ड्यूरेशन है, लेकिन अगर वो फैल गया फिर तो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है। और अगर हम चाहते हैं कि जी इस 10,000 के पीछे हम स्टैंडर्ड की ट्रीटमेंट लें जो इस वक्त पूरी दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड फर्स्ट लाइन रिकमेंडेशंस हैं, तो वो इम्यूनोथेरेपीज़ हैं, वो टारगेटेड थेरेपीज़ हैं, वो तो एक एक डोज की कॉस्ट 5-6 लाख, 9 लाख, 10 लाख कॉस्ट है। तो और अभी हम इस 10,000 वर्सेस उस ट्रीटमेंट की तो कंपैरिजन ही नहीं कर सकते कॉस्ट का। फिर ड्यूरेशन है, कितना लंबा ड्यूरेशन है। एक है कि आप वन टाइम इंजेक्शन है वर्सेस 6-8 महीने का ट्रीटमेंट क्यूरेटिव इंटेंट है, और अगर फैला हुआ है तो फिर तो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है। दूसरा ये भी बताइए, ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। पाकिस्तान में इसकी रेशियो बड़ी ज़्यादा है। पिंक रिबन कैंपेन जो है वो चलती हुई हमें नज़र आई है। अ, उसके बारे में भी थोड़ा-सा हमें बताएँ कि वो किस वजह से होती है? उसको कैसे रोका जा सकता है? अच्छा, जैसे एचपीवी तो वायरस है, और ये कैंसर, सर्वाइकल कैंसर ड्यू टू दैट वायरस होता है। ब्रेस्ट कैंसर का कोई वायरस नहीं है, और इसकी बहुत सारी रीजंस हैं जो मतलब समझ लें लिटरेचर सजेस्ट करता है, कोई हार्ड एंड फास्ट क्लियर कट नहीं है अदर देन जेनेटिक, कि कोई जेनेटिक म्यूटेशन है, जो नॉन जेनेटिक म्यूटेशन हैं कि फैमिलीज़ में जो जिन के रन करता है। बाकी तो जो हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, हम क्या खा रहे हैं, उसमें केमिकल्स हैं, हम क्या हवा अंदर ले रहे हैं, ये सब लाइकली ये रीजंस हैं जिसकी वजह से इंसिडेंट्स बढ़ रहा है। और प्रीवियसली हम कहा करते थे कि ओल्ड एज में है, अब तो हम एज यंग एज 20 ईयर्स, 19 ईयर्स भी फीमेल मैंने खुद देखी है विद ब्रेस्ट कैंसर। तो इसलिए इंसिडेंट्स ब्रेस्ट कैंसर का तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और जो मदर फीडिंग जो करवा रही होती हैं ख़वातीन या जो नहीं करवाती, इसमें कोई डिफ़रेंस है कि जो करवाएँगी जी उनको बिल्कुल, चांसेस कम हैं? लैक्टेटिंग जो मदर्स हैं या लैक्टेशन जिन्होंने की है, जिन्होंने ब्रेस्ट फीड कराया है बेसिकली बच्चों को, उनमें लिटरेचर सजेस्ट करता है कि कम है चांसेस ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करने के एज़ कम्पेयर टू दोज फीमेल जो ब्रेस्ट फीड नहीं कराती। लेकिन 100% तो आप किसी तरफ भी नहीं कह सकते, लेकिन उनमें रेशो कम है जो ब्रेस्ट फीड कराते हैं कि वो कैंसर डेवलप करें। आजकल बहुत ही सुनने में आता है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा होता है, ख़वातीन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती या ये फ़ैशन आ गया हुआ है कि बच्चे को दूध नहीं पिलाना। तो उनको क्या एडवाइस है आपकी? उनके लिए देखें, दो दो चीज़ें हैं, एक तो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस कम है उन फीमेल्स में, और दूसरा जिन बच्चों को मदर्स फीड कराती हैं ऑब्वियसली वो बच्चे, उनकी इम्यूनिटी लेवल ज़्यादा बेहतर होता है, वो बीमार कम होते हैं, उनका जो डाटा सजेस्ट करता है वो मतलब कम मतलब कह लें कि इम्यूनिटी चूँकि अच्छी होती है तो उनको इन्फेक्शंस कम होते हैं। तो बेसिक तो यही डिफरेंस है। बाकी ये है कि क्योंकि मैं इसलिए बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं बोल रही कि जो बेचारे नहीं फीड करा सकते फॉर सम मेडिकल रीज़न, तो वो बेचारे परेशान ना हो जाएँ। नहीं, उनके लिए भी लेकिन आप बता दें। लेकिन ये कि बच्चे की मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक माँ के साथ एक बॉन्डिंग है, एक नेचुरल बॉन्डिंग डेवलप होती है जब आप फीड कराते हैं। तो इसलिए मैं चूँकि प्रो ब्रेस्ट फीडिंग हूँ, तो मेरा ख़्याल है कि एक तो आप कैंसर से बच रहे हैं, दूसरा बच्चे को भी आप एक हेल्दी बचपन दे रहे हैं कि उसको बार-बार इन्फेक्शंस नहीं होते, और माँ के लिए बहुत कन्वीनिएंट होता है। चूँकि ये बीमारियाँ जो हैं ख़वातीन से रिलेटेड हैं और आपको पता है ख़ातून ने एक घर को सँभालना होता है बिल्कुल। और बच्चों को सँभालना होता है, उनको पालना-पोसना होता है, उनकी टेक केयर करनी होती है। ख़ातून का किसी भी घर में, कोई भी ख़ातून है, छोटी है, बड़ी है, उसका सेहतमंद रहना कितना ज़रूरी है? क्या ख़वातीन को अंदाज़ा है पाकिस्तान में कि अपनी भी कुछ केयर करनी है हमने? ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ की है, क्योंकि हम तो डेली बेसिस पे मतलब फीमेल्स को सफ़र होता देखते हैं। डेफिनेटली मेल्स भी डिफरेंट कैंसर्स के साथ आते हैं, लेकिन जब एक फीमेल बीमार होती है तो पूरा घर सफ़र करता है, बच्चे सफ़र करते हैं, स्कूल कैसे जाएंगे, खाना कैसे खाएंगे, पढ़ेंगे कैसे, घर में खाना कौन बनाएगा, घर का ख्याल कौन रखेगा। मेल भी डेफिनेटली साथ इन्वॉल्व ज़रूर होता है, ज़ाहिर है वो फंड कर रहा है, अगर माँ ये सारे काम नहीं कर रही तो बाप को वो सारा कुछ करना पड़ रहा है। लेकिन वो अगर मेल बीमार होता है तो
माँ बाकी सारी चीज़ें तो अपनी रूटीन के साथ चला ही रही है, फंड्स चलें जैसे भी सपोर्ट होती है, लेकिन माँ का सेंट्रल पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट इस सेंस में रोल है कि वो उसने पूरा घर अपने इर्द-गिर्द सँभाला हुआ है। जब माँ बीमार होती है तो वो फिर सब कुछ ही उल्टा-पुल्टा हो जाता है। तो इसलिए फीमेल्स के लिए तो यही सजेशन है, अपना ख्याल रखेंगे तो बाकी लोगों का ख्याल रखेंगे। फीमेल्स की लेट प्रेजेंटेशन की सबसे बड़ी वजह ये होती है, हम पाकिस्तान में हम कहते हैं कि क्यों ब्रेस्ट कैंसर की मोर्टेलिटी ज़्यादा है या किसी भी कैंसर की मोर्टेलिटी ज़्यादा है, तो उसमें कॉस्ट तो एक मेजर इशू है ही है, लेकिन उससे बहुत बड़ा इशू ये है कि हम ये कहते हैं आज इस बच्चों का एग्ज़ाम हो जाए फिर जाऊंगी, अब ये घर में ये वाला काम हो गया इसके बाद जाऊंगी, अब इस महीने खर्चे ज़्यादा हो गए हैं अब नहीं बताती, या उसको पेंडिंग करते रहें कि अच्छा उसकी ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए, और जिसकी मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि फैमिली आपकी सपोर्टिव नहीं है, सब लोग तो इस तरह के नहीं होते। उसमें हमारा अपना भी कहीं न कहीं इस मामले में किरदार होता है कि हम अपने आप को चूँकि इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते तो हम अलार्म नहीं बजाते कि हुँ, मुझे कोई मसला हो रहा है, मुझे लेकर जाओ या मैंने जाना है या मैं जा रही हूँ। वो हम अपने लिए खुद चूँकि नहीं सोचते कि अच्छा ठीक है कल चले जाएँगे, अच्छा कर लेंगे। उसमें अपना नुकसान तो होता ही होता है, फैमिली का नुकसान हो रहा होता है। क्योंकि पहले अगर आप जल्दी किसी चीज़ को पकड़ लेंगे, छोटा ट्रीटमेंट है, लेस कॉस्टली ट्रीटमेंट है, कंप्लीट क्योर है। जब आप लेट पहुँचते हैं, तो फिर तो चीज़ें काफ़ी हद तक हाथों से निकल चुकी होती हैं। तो इसलिए अपना ख़्याल रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पाकिस्तान में हमने देखा है, आपको पता है कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से एक है, जहाँ अभी तक कुछ बीमारियाँ मौजूद हैं। दुनिया भर से ख़त्म हो चुकी हैं वो। जैसे पोलियो की एग्ज़ाम्पल हमारे तो सामने वो इसी मौजूद है। वजह से ही है ना कि हम वैक्सीन नहीं लगाना चाहते। और एक पूरी कैंपेन उनके खिलाफ भी लॉन्च हो जाती है। वो आपको पता है कि पोलियो के खिलाफ कितनी-कितनी बड़ी कैंपेन्स चली हैं, और आपको हर साल में 2-2 दफ़ा अगर पोलियो की वो कैंपेन्स चल रही होती हैं, उसके बावजूद कुछ बच्चे रह जाते हैं, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 26 केसेज़ अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब कोई भी वैक्सीन पाकिस्तान कोविड की दफ़ा भी ऐसे ही हुआ था। कोविड वैक्सीन आई तब लोगों ने कहा कि हमने नहीं लगवाना, और कुछ लोगों ने, आपको पता है, वैसे ही जाली कार्ड भी बनवा लिए हुए थे, और वो कहते थे इससे तो लोग मर रहे हैं। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है, ये गलतफ़हमियाँ है, मिसकंसेप्शन है, ये हम एक आम बंदा कैसे दूर कर सकता है इसे? हम एज़ अ पाकिस्तानी हम हम जब हकीमों की और क्वैक्स की और इधर-उधर बात मतलब डॉक्टरों की बात नहीं सुनते, इधर-उधर की सुनते हैं, तो फिर ये मिसकॉन्सेप्शन भी फिक्स हो चुकी हैं। तो वो यही है कि अवेयरनेस बार-बार, बार-बार आप बेल बजाते रहें, बताते रहें, कभी तो समझ आ ही जाएगी। अच्छा, आखिर में डॉक्टर साहिबा, एचपीवी वैक्सीन अभी लग रही है, कुछ दिन अभी मज़ीद हैं। तमाम पेरेंट्स के लिए, छोटी बच्चियों के लिए, और ख़ास तौर पर स्कूल टीचर्स के लिए जिनको इसका कुछ पता नहीं है, उनके लिए एक डेफ़िनेटली मैसेज। उनके लिए, क्योंकि टीचर्स को तो कुछ इन्फॉर्म मतलब कोई ना उनकी नॉलेज नहीं है, तो उनके कौन कोई अवेयरनेस सेशंस एज़ इन टीचर्स के मेरा ख़्याल में पहले होने चाहिए थे, सो दैट कि वो लोगों को सेंसिटाइज़ करते हैं। मतलब क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे खुद अप्रोच किया है कि टीचर्स मना कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जब खुद क्लियर नहीं है तो वो फिर कैसे पेरेंट्स को क्लियर करेंगे। तो बाकी मैसेज तो यही है कि रिलेटिवली सेफ वैक्सीन है, कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स मेरे नॉलेज में तो उस तरह से रिपोर्टेड नहीं है। लिटरेचर अगर आप सर्च करते हैं तो ऑब्वियसली एलर्जिक रिएक्शंस हर दवाई से बिल्कुल माइनर परसेंटेज में होने को हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इसकी पॉजिटिव साइड पे जाएं कि इससे हम क्या गेन कर रहे हैं, तो बेशक बहुत ज़्यादा कह लें कि हम जैसे आपने ही बात की कि 1000 में से 5 या 100 में से 5 वाली बात, तो स्टिल अगर मैं तो कहूँगी अगर हज़ारों में से एक भी हो और कैंसर जैसे मर्ज़ से बचा रहा हो, तो उस वैक्सीन के लिए ज़रूर जाना चाहिए। पेरेंट्स अपना ज़हन बना लें कि बिल्कुल, बिल्कुल बच्चियों को जाना ये चाहिए। वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका।